अगर मतदान है तो आप जरूर निकलें, अगर आपने अब तक वोट नहीं दिया है तो। हमारे साथ दो मेहमान विवेक ठाकुर जी बीजेपी से हैं, दानिश रिजवान हम पार्टी की ओर से पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और साथ ही रांची स्टूडियो से जुड़ा है दीपक प्रकाश बीजेपी की ओर से, और शमशेर आलम है कांग्रेस की ओर से। बहुत स्वागत है आप चारों मेहमानों का। साथ ही नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं निर्वाचन आयोग के ऑफिस से। झारखंड में 3 सीटों पर मतदान खत्म हो गया शाम 4 बजे तक। दीपक जी, शुरुआत कहते हैं आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। झारखंड में आज से आगाज हुआ है, क्या उम्मीद है? देखिए सबसे पहले इन 3 स्थानों पर जो मतदान में भाग ली हैं मतदाताओं को बधाई देना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, और साथ में जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, मतदान कर्मी लगे हुए हैं, उनको खूब अभिनंदन और बधाई। आप सब जानते हैं कि तीनों क्षेत्र, चाहे चतरा का हो, पलामू का हो, सभी स्थान संवेदनशील घोषित किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। एक भी हिंसात्मक घटना नहीं घटी है, और सच है आज का पर्व जिसको लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, उसको लोगों ने बहुत आनंद रूप से मनाने का काम किया है। और तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे लोहरदगा हो, चाहे वो हमारा चतरा हो और पलामू हो, तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी पुनः उसके उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। शमशेर आलम साहब, महागठबंधन में बिखराव क्या नुकसान आपको पहुंचाएगा? महागठबंधन में कहीं कोई बिखराव नहीं है। अच्छा। जहां तक सवाल है चतरा संसदीय क्षेत्र का, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का और पलामू संसदीय क्षेत्र का, तो आप देखे होंगे, पहले भी आप लोगों को रिपोर्ट मिला होगा कि चतरा के सांसद और पलामू के सांसद वोट मांगने के बजाय माफी मांगने में, माफीनामा करने में उनका जो है ना वक्त गुजर गया, और कहीं कहीं पर तो माफी मांगते हुए नजर आए और कहीं कहीं पर तो क्षेत्र से दुदकारते हुए नजर आए। आपका चूंकि न्यूज 18 का अपना बड़ा एजेंसी है, आप भी पता कर ले जीरो ग्राउंड से कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है लोहरदगा, उस लोहरदगा में हम बहुत ही अच्छे स्थिति में हैं। और कुल मिला जुला करके तीनों जो संसदीय क्षेत्र है, तीनों संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन जीत रहा है, ठीक है, यही मैं सुनना चाह रहा था। महागठबंधन जीत रहा है तो चतरा में महागठबंधन कौन जीत रहा है महागठबंधन से? नहीं, चतरा पर मैं आ रहा, वही मैं बोल रहा था, आप आ गए। हाँ। कि चतरा में जहां तक सवाल है, हाँ। तो झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ। और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन रहा चतरा में, अच्छा, आरजेडी वहां गठबंधन में, यही महागठबंधन में कौन लोग हैं, या फिर सीट बाय सीट, अनुमंडल बाय अनुमंडल, प्रखंड के हिसाब से महागठबंधन बदलता है? नहीं है उपाध्याय जी, चतरा में हमारा राष्ट्रीय जनता दल से कोई गठबंधन नहीं है। यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये कैसा महागठबंधन है कि लोकसभा क्षेत्र यहां पर है वहां पर नहीं? या फिर हम ये मान लें कि प्रखंड स्तर पर भी अब महागठबंधन होने लगा या होने लगेगा शायद भविष्य में? 13 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा गठबंधन मजबूत है। हाँ, चतरा में जहां तक सवाल है, तो ये कैसा महागठबंधन? चतरा में हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ये कैसा है महागठबंधन? क्या आप क्या आगे आने वाले दिनों में चुनाव भी है विधानसभा, महागठबंधन, तो क्या विधानसभा चुनाव में जिन्होंने नहीं निभाया उनसे ये सवाल कीजिए। शमशेर आलम साहब, तो क्या अब ये स्थिति होगी, क्या हमें ये देखना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, विधानसभा क्षेत्र वार या पंचायत चुनाव भी हो तो पंचायत वार, प्रखंड वार, अनुमंडल वार महागठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन अनुमंडल वार नहीं होगा तब, लेकिन हमने अपने गठबंधन धर्म को निभाया, और मैंने पलामू में ये उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन चतरा में उम्मीदवार दे करके निश्चित तौर पर हम चतरा चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारी से पहले कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन वहां की आम मतदाता मालिक ने यह निर्णय लिया, राजद को वहां पर नकार करके, और कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से गोलबंद हुआ है, आज वहां पर भी देखेंगे कि चतरा भी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। अच्छा, यहाँ चतरा से आरजेडी हार जाए, आप ये चाहते हैं?
यानी महागठबंधन में जो सहयोगी हैं, आरजेडी कहीं लड़ाई में नहीं है चतरा में, तो हार जाए क्या? नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं चतरा में आरजेडी कि आप कहीं अपने लड़ाई में नहीं सहयोगी है। को हरा रहे हैं एक लोकसभा क्षेत्र में, और बाकी जगह पर आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से हम जीत रहे हैं। क्या ये बिखराव आपके तो लिए सहयोगी बेहतर को सोचना चाहिए था। बेहतर वही तो कह रहा हूं सहयोगी को सर, कहाँ हो सोचना पाया चाहिए था। कहाँ नहीं बन पाया ना, फिर महागठबंधन हुआ कहाँ? दानिश नहीं रिजवान हमारा बिहार में मैंने है कहा आप, ना कि लेकिन झारखंड में जो 13 स्थिति में है, हमारा मजबूत गठबंधन है। ये कैसी मजबूती है? और चतरा में भी जिस तरह झामुमो और जेबीएम का जो हमको समर्थन मिला, उनके नेताओं का जो समर्थन मिला, निश्चित तौर पर यह तय है कि गठबंधन किसके साथ कैसा है। महागठबंधन है? क्या ये महागठबंधन में बिखराव की वजह से स्थिति बीजेपी के लिए और मुफीद होती जा रही है? नहीं देखिए, हमारा मैंने पहले भी कहा कि गठबंधन का कोई असर आपको पूरे झारखंड में गठबंधन का जो असर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परेशान है, आज मैं 3 ही का उदाहरण ले रहा हूं। आपके पास तो टोटल रिपोर्ट है, मैं ये नहीं न करता, आपके पास जो जानकारी है, हो सकता है मुझे कार्यकर्ता फीडअप नहीं दिए दीपक प्रकाश जी, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लोहरदगा, पलामू, चतरा तीनों गठबंधन के उम्मीदवार दीपक प्रकाश जी, आपके लिए एक बेहतर स्थिति कि महागठबंधन में इस तरह का बिखराव है तो एक बेहतर स्थिति नजर आ जाएगी आज की 3 सीटों में, जिसमें चतरा है और पलामू। चूंकि आरजेडी ने चतरा में सहयोग नहीं किया, तो पलामू में शायद आरजेडी को सहयोग कांग्रेस ना करे, लेकिन आने वाले सीटों पर कांग्रेस के हमारे तमाम लोग किए थे। नहीं, अब आप ये बताइए सर, पलामू में कांग्रेस की ओर से कौन गए प्रचार करने? सारे लोग गए हैं हमारे वहां पर। लोकल जो है, नाम बताइए सर, बड़े नाम बताइए सर, लोकल नहीं, लोकल नहीं, नाम बड़े नाम, बड़े नाम तो फर्स्ट फेज में आप देखे होंगे कि बड़े नाम तो आ ही नहीं है। हाँ। अब तो 2-3 दिन से हमारे बड़े नाम आ रहे हैं। तो ये क्यों, ये बेरुखी क्यों? राहुल गांधी भी एक भी रैली नहीं किए, ये बेरुखी क्यों? नहीं, माननीय राहुल जी का प्रोग्राम बन रहा है। 2 मई को आप देखेंगे कि झारखंड में आ रहे हैं, और अब उनका प्रोग्राम लगातार बन रहा है। पहला चरण का चुनाव हो गया तब। दीपक प्रकाश जी, क्या ये बेरुखी, रमेश जी आए, क्या ये बेरुखी, महागठबंधन में उदासीनता या बिखराव, ये सब कुछ यही वजह है कि आपको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, या फिर लग रहा है कि एक मुद्दा है आपके पक्ष में? देखिए, झारखंड में महागठबंधन फेल हो चुका है, और फेल इसलिए हो चुका है कि जो नेताओं का जमघट लगा है, इन नेताओं ने झारखंड को लूटने का काम किया है। ये वही नेता हैं जिन्होंने मधु कोड़ा को सामने रख करके झारखंड के खनिज संपदा को दोनों हाथ से लूटने का ही काम नहीं किया, झारखंड के चेहरे पर कालिक पोतने का काम किया। आपकी नजर में इस और दूसरी बात रहा दीपक प्रकाश जी, क्या मुद्दा रहा? क्या देखिए, चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर लोगों ने वोट किया? क्योंकि हमारे संवाददाताओं ने बात की, वो उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो वाकई विकास का मुद्दा, या फिर केंद्र की सरकार कैसी हो, ये या कुछ स्थानीय मुद्दे, हर जगह पर अलग अलग मुद्दे भी थे। आपकी नजर में क्या राष्ट्रवाद ही है एक मुद्दा, विकास, या फिर एक मोदी जी का चेहरा ही है जिसके भरोसे आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि जीत जाएंगे? देखिए, पहला तो नेतृत्व, अनोखा नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जो केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको दुनिया भी लोहा मानती है कि भारत के पास एक ऐसा नेतृत्व है जो देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। भारत की जनता को नेतृत्व पर विश्वास है, नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। दूसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जनसंघ काल से लेकर अब तक रही, और उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ी है। देश की जनता को यह महसूस होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे और बेहतर ढंग से कर पाएगी। तीसरा, जो केंद्र सरकार की विकास की योजनाएं और राज्य सरकार की विकास की योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार के रघुवर दास की सरकार ने लगातार जमीन में उतारने का काम ठीक है, किया। समझ गए। यानी विकास है, ऐसे सुरक्षा है, राष्ट्रवाद है और मोदी जी है ना। इसमें मुझे समझाइए सर, अचानक आपको ये क्या एक डर लगा कि कहीं आदिवासी वोट कहीं खिसक न जाए, इसलिए सरना धर्म कोड को लेकर आपको बोलना पड़ गया, सीएम साहब को बोलना पड़ गया कि हम आएंगे, हम 2022 में लागू कर देंगे? फिर आप उस तरफ क्यों गए? विकास, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे जब थे, आपको लग रहा था बहुत अच्छे हैं। देखिए सुमित जी, सच ये है कि झारखंड जनसंघ के काल से जनाधार वाला क्षेत्र रहा है। आदिवासी समाज का समर्थन उस वक्त से हमको मिलते आया जब हम शैशव काल में थे। बिहार और झारखंड जब एक था
तब भी भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दिए, जनसंघ में हमारे सबसे ज्यादा विधायक इसी क्षेत्र से चुने जाते थे। अभी सर जहां 2 तक दिन पहले आदिवासी 27 समाज- तारीख को 26-27 तारीख को अचानक सरना धर्म कोड की बात क्यों? सुन लीजिए, जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण यहां पर कुछ ऐसे तत्व जो यहां पर प्रलोभन से, लोभ से धर्मांतरण कराने का काम करते थे, उस पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए आदिवासी समाज को, जो सर्रा समाज में विश्वास करने वाले, जो झारखंड की संस्कृति को बचाने वाले ऐसे ठीक है। आदिवासी लोग हैं, मतलब आप उन लोग तो वही मैं भारतीय कह रहा हूं सर, जनता पार्टी आदिवासी पर समाज विश्वास तो करते आपको और विकास उनके के मुद्दे पर आस्था, भी वोट उनके दे देता है आस्था ना। के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आदिवासी समाज या कोई भी समाज हो, आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर सब वोट देगा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं नहीं आदिवासी समाज के लिए सरना धर्म कोड ही हम लाएंगे, तभी आदिवासी वो वोट समाज करेंगे? देखिए सुमित जी, आदिवासी समाज के लिए भारत उतना ही अपना है जितना दूसरे के फिर लिए। आपने इसलिए आदिवासी समाज भी चर्चा नरेंद्र मोदी छेड़कर जी आपने के ये साथ खुद खड़ा है। बता दिया कि कहीं ना कहीं आपको लग गया कि सरना धर्म कोड नहीं को लेकर अगर हम आश्वासन नहीं देंगे तो कहीं नाराज हो सकते हैं, ऐसा है। शमशेर आलम साहब जल्दी से जवाब दीजिए, मैं पटना स्टूडियो जाऊंगा फिर। के नाराजगी का कारण और आदिवासियों के बीच जो आक्रोश है वो आज से शुरू नहीं हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर के राज्य की हुकूमत सीएनटी और एसपीटी एक्ट लाती है और जंगल पर जब हमला करती है, साथ ही साथ धर्मांतरण के मामले को जब लाती है, तो आज आप देखें कि चाहे वो खूंटी पार्लियामेंट हो, लोहरदगा पार्लियामेंट हो, सिबुम पार्लियामेंट हो, राजमहल पार्लियामेंट हो, जहां आदिवासियों की बहुलता है, वहां पर ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। और कोई अगर विकास होता, और आज सरना कोड की बात आप करते हो, सरना कोड की जब आवाज झारखंड आंदोलनकारी करते थे, सरना कोड की बात जब आप 17 वर्षों से आप हुकूमत में हो, कई बार केंद्र में भी आपने रहा, लेकिन सरना कोड पर भी वही असर होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दों को लेकर के आज तक हिंदू के जन भावनाओं सर, लेकिन कांग्रेस ने भी तो कोशिश कोई नहीं की सरना धर्म कोड को लेकर, आपने भी तो कोशिश नहीं की, के भावनाओं से खेला जा सके। वही तो कह रहा हूं सर, आपने भी तो कोशिश नहीं की, ईमानदार कोशिश कांग्रेस की ओर से भी नहीं हुई और चुनाव में मुद्दे उछाल दिए गए। आदिवासियों के प्रति अगर कोई की है तो कांग्रेस पार्टी की है, चाहे राजीव गांधी का जमाना हो, इंदिरा गांधी का जमाना हो, चाहे हमारा बिहार और यूपीए 1 और यूपीए 2 10 साल मौका था। 2011 में जनगणना भी हुई, 2011 में जनगणना भी हुई थी, आपके पास मौका था भाई। तो वैसे भावनाओं के साथ तो हम नहीं आ रहे हैं, वैसे भावनाओं के साथ तो ये खेलना चाहते हैं। नहीं, आप नहीं चाहते हैं सरना धर्म कोड लागू हो, जमीन की रक्षा आजादी के, आप नहीं चाहते हैं सरना धर्म कोड लागू हो। सरना धर्म कोड जो मुद्दा है, ये सारे लोग जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो भी आदिवासियों के संस्कृति और उनकी सभ्यता से आप नहीं चाहते, मैं आ रहा हूं पटना स्टूडियो में, सारे लोग चाहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं लागू हो, लेकिन उसमें देरी क्यों है? मैं वही कह रहा हूं सर, देरी अगर बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस ने भी तो कुछ नहीं किया सर। 2011 में जनगणना हुई थी, आपकी सरकार थी, आपके पास मौका था, आपने भी कुछ नहीं किया, है ना? ठीक है, मैं पटना स्टूडियो का रुख करता हूं। दानिश रिजवान सर, एक बात साफ है, बीजेपी के लिए स्थिति यह है कि वो हर मुद्दे को टच करती हुई आगे बढ़ रही है और एनडीए में एकजुटता नजर आ रही है, लेकिन आपके लिए स्थिति यह है कि आपका अलग मुद्दा, कांग्रेस अलग मुद्दा, या फिर एक झारखंड में एक लोकसभा क्षेत्र पर गठबंधन नहीं, बाकी पर गठबंधन है, यह स्थिति है। देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि हमारे साथ में अलायंस की जो बातचीत आप कह रहे हैं कुछ एक क्षेत्रों में हुआ, लेकिन ये सवाल एनडीए से पूछना लाजमी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम धारा 370 खत्म कर देंगे। नीतीश जी कहते हैं कि धारा 370 के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। एक तरफ श्री राम जी के मंदिर जन्म स्थान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अनादिकाल से एक एजेंडे में लाकर आती है कि हम सरकार बनाएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। नीतीश जी कहते हैं मंदिर किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे। तो देखिए, ये सवाल उनसे पूछना लाजमी है कि जब हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है और जिस तरीके से अभी झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बातों को कर रहे थे,
उससे एक बात साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के जो लोग हैं वो विकास की बात नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं करना चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। ये मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी सेना के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर। देश जानना चाहता है कि आखिर आपने जो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी वो नौकरियां कहां हैं? आपने जो 33.5 करोड़ खाते खुलवाए हैं उसमें 15 लाख रुपए क्यों नहीं गए? देश जानना चाहता है कि डॉलर की कीमत रुपए के बराबर क्यों नहीं हुई? देश जानना चाहता है कि पेट्रोल की कीमतें 50 रुपए के अंदर क्यों नहीं आई? देश जानना चाहता है कि श्री राम जी का मंदिर कब बनेगा? देश जानना चाहता है कि धारा 370 का क्या हुआ? देश जानना चाहता है कि चीन थर-थर क्यों नहीं कांप रहा है? देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया के नक्शे में कैसे है? देश जानना चाहता है कि शहादत क्यों हो रही है। और प्रधानमंत्री जी अगर बेगूसराय की धरती पर जाकर के वोट मांगते हैं तो बेगूसराय के शहीदों के घर पे पीएम क्यों नहीं गए? और किसानों से नहीं मिलकर विवेक ठाकुर जी जवाब देते हैं, लेकिन दानिश रिजवान यही देश ये भी जानना चाहेगा कि यही मांझी जी को नरेंद्र मोदी में बहुत बेहतर प्रधानमंत्री के गुण नजर आते थे, आज राहुल गांधी में नजर आ रहे हैं। जी जी जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं। पहले आपने सवाल उठाया तो जवाब दे देता हूं। आपके सवाल का पहले विवेक ठाकुर जी जवाब देते हैं। ये सियासत है, ये सियासत है। मैंने आपने बड़ा सवाल, बड़ा गंभीर आरोप लगाया सुमित भाई, गंभीर आरोप है इसका। इसका जवाब देना, इसका जवाब देना। देखिए आपका पूरा दर्शक जानना चाहते हैं इस आपके सवाल का जवाब। देखिए सुमित जी, मैंने भी विवेक जी को जवाब लेने दीजिए। 2014 में वोट दिया था। सुमित जी 2014 में मैं आता हूं दोबारा। दानिश आता हूं। आपने बहुत सारा देश जानना चाहता है, इनको तो जानना चाहता है तो उसका जवाब भी आ जाए ना। जी विवेक जी। वही तो मैं बता सुमित जी एक मिनट। सुमित जी देखिए, दानिश जी बेचारे भावुक आदमी हैं, हम समझ सकते हैं कि जितने भावना युक्त बात ये कह रहे हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि अभी तो थोड़े दिन पहले तक हम लोग साथ ही थे, अब और वो भी ये 14 से 19 का देश जानना चाह रहा है, का जो इतना लंबा एक सीरीज का लिस्ट ये पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी तो बीच में हम लोग, उसके बाद हम लोग विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़े हुए थे, पता नहीं देश उस समय जानना चाह रहा था कि नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जिस बात से आपने शुरुआत की थी कि महागठबंधन की स्थिति, बिहार उससे अछूता नहीं है। आप सुपौल जाइए, फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, वो सुपौल जाइए वही हाल है। नहीं विवेक जी देखिए, दानिश के सवाल का जवाब पहले दे दीजिए। देश जानना चाहता है वो कह रहे हैं, तो देश को बता दीजिए। अब बहुत लंबा सूची है, बीच में अच्छा एक ही सवाल लेकर आते हैं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, वो उनका सवाल है, ये सबके मन का सवाल है। आप बता दीजिए। माझी जी की स्थिरता पर अभी हम लोग 15 लाख रुपए बोल सकते हैं, इसलिए अभी कहना नहीं, जो सवाल उठाए उस पर बात करें सर। मूल बात है कि बहुत लंबी चर्चा इस पे हो चुकी है, और ये पूरा देश में, हम तो शुरू में ही आपको बोले कि एक व्यक्ति के काम के इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं। मोदी जी के 15 लाख रुपए आया नहीं, 15 लाख की बात 5 साल पुरानी हो गई। अरे सर वादा करा था, सरकार उसी पे बनाई थी आपने। घर सरकार उसी पे बनी थी, उन्हीं सारे मुद्दों पे बनी थी, उन्हीं सारे मुद्दे। 33.5 करोड़ खाता कैसे खुल गया? खुला ना, उसी उम्मीद से खोला ना कि 15 लाख रुपए डालिएगा। 33.5 करोड़। आपको पता है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फाइनेंशियल वित्तीय संस्थानों को 90,000 करोड़ का फायदा हुआ है। जनता को क्या फायदा हुआ? आप बताइए ना। वित्तीय जनता को 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 10 करोड़ रोजगार हो जाना किसी भी चाहिए। प्रशासनिक तंत्र में जब वित्तीय प्रबंधन ठीक होगा तभी जाकर उसका जनता पे लाभ होगा। आप कंगाली के हाल, डॉलर की कीमत रुपए के बराबर क्यों नहीं हुई? राम मंदिर कब बनेगा? धारा 370 पे जेडीयू कहती है कि लागू नहीं होने देंगे। आप कैसे कहते हैं लागू करा लीजिएगा? दुनिया में कहीं भी अर्थशास्त्र का उदाहरण आप एक बता दीजिए कि डॉलर या उस देश का जो रुपया हो, इसका मतलब झूठ बोला था। कंडेम करिए, कहीं बोला कि मोदी जी ने झूठ बोला था। चलिए ब्रेक के लिए रुकते हैं सर। कौन झूठ बोला, कौन सच बोला, उसी का तो फैसला हो रहा है इस महापर्व में।